बच्चों, कक्षा 12 लेखा शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, साझेदारी के अध्याय 2 में हम लोगों ने ये जाना था कि नए साझेदार के प्रवेश पर किन किन जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में आज का जो प्रकरण है वह है ख्याति। नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो उससे ख्याति और पूंजी के लिए कुछ राशियां ली जाती हैं पुराने साझेदारों द्वारा। तो उस ख्याति के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि आखिर ख्याति होती क्या है और इसका मूल्यांकन कैसे होता है, इसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो आज का टॉपिक बच्चों ख्याति है। आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं। अब ख्याति का अर्थ हम लोग देखेंगे। ख्याति से आशय व्यवसाय की प्रसिद्धि। आपने देखा, व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम और प्रतिष्ठा, रेपुटेशन से है। एक लाइन की डेफिनेशन, एक लाइन का अर्थ कि व्यवसाय की प्रसिद्धि आप उठा लीजिए, अच्छा नाम, गुड नेम और रेपुटेशन, यही चीज़ ख्याति होती है। ठीक। लॉर्ड मैकनाटन ने इसको अपने शब्दों में कैसे कहा है, आइए हम इसको देख लें। ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है। इन्होंने कहा कि ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना तो बहुत सरल है, किंतु इसकी परिभाषा देना कठिन है। इसको परिभाषा में बांधना थोड़ा कठिन है, ऐसा ये कहते हैं। इनके अनुसार देखिए क्या कह रहे हैं। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, गुड नेम, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन और संबंधों से मिलने वाला लाभ है। अच्छे संबंध, मधुर संबंधों से मिलने वाला ये लाभ है ख्याति। यह आकर्षण शक्ति है। ख्याति को इन्होंने क्या कहा, अट्रैक्शन पावर, आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को व्यापारिक संस्था से वस्तु क्रय करने हेतु लाती है। अर्थात गुडविल एक ऐसी वस्तु है जो ग्राहकों को आकर्षित करती है व्यवसाय की ओर कि वो व्यवसाय में आएं और वस्तुएं खरीद करें। यह एक ऐसी वस्तु है जो पुराने जमे हुए व्यापार को नए व्यवसाय से पृथक करती है। बच्चों, गुडविल एक नए व्यापार और एक पुराने व्यापार में अंतर स्पष्ट करती है। गुडविल ही एहसास कराती है कि यह व्यापार पुराना जमा हुआ है और यह व्यापार बिल्कुल नया है। ठीक है। इस प्रकार ख्याति एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है। देखिए, इससे हमें अधिक लाभ कमाने में मदद मिलती है, इसलिए यह संपत्ति है। इसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसलिए यह अमूर्त है और यह स्थायी है। अर्थात इसकी खरीद बिक्री अकेले नहीं की जा सकती, इसकी खरीद बिक्री पूरे व्यवसाय के साथ ही होती है। ठीक है। इसलिए सबसे मोस्ट फिक्स्ड एसेट्स है, सबसे स्थायी संपत्ति है, जिसकी सहायता से व्यवसाय सामान्य लाभों से अधिक लाभ कमाने में सक्षम रहता है। यानी जिस व्यवसाय में ख्याति अच्छी होती है वहाँ पर सामान्य लाभ नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा लाभ व्यवसाय को प्राप्त होता है। बच्चों, अर्थ और परिभाषा के बाद हम ख्याति की विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालेंगे। देखिए, अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हमने ये जाना कि ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। अर्थात ये दिखाई पड़ती नहीं है, सिर्फ महसूस की जा सकती है। ठीक है। दूसरा बात है कि दूसरी विशेषता, इसे अन्य संपत्तियों की भांति क्रय विक्रय किया जा सकता है। मतलब जैसे अन्य संपत्तियों का हम क्रय विक्रय करते हैं उसी तरह से ख्याति का भी क्रय विक्रय हो सकता है। ठीक है। बस ध्यान ये देना होगा कि ख्याति अन्य संपत्तियों की तरह अकेले नहीं बेची जा सकती, अकेले नहीं खरीदी जा सकती। ख्याति जब भी खरीदी बेची जाएगी पूरे व्यवसाय के साथ। ठीक है। तीसरा,
यह अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ के अर्जन में सहायता करती है। परिभाषा में भी हम लोगों ने देखा था कि ख्याति एक ऐसी वस्तु है जो व्यवसाय को अधिक लाभ अर्जन करने में मदद करती है। वही बात यहाँ लिखी हुई है। चौथी विशेषता, व्यवसाय की ख्याति कई घटकों पर निर्भर करती है। अर्थात यह ख्याति कोई एक चीज से नहीं मिलती है, कई चीज मिल करके व्यवसाय की ख्याति का निर्माण करते हैं। ठीक है। पांचवी विशेषता, इसका संबंध व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता से होता है। ठीक है। अर्थात जिस व्यवसाय की ख्याति अच्छी है, बढ़िया है, उसकी लाभार्जन क्षमता भी अधिक होती है। यही बात ये कह रहा है। बच्चों, ख्याति की विशेषता को जान लेने के बाद अब हम लोग ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्वों को जानेंगे। अर्थात वो कौन सी चीज़ें हैं जो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करती हैं, उन बिंदुओं पर हमें आज विचार करना है। ठीक है। तो इसमें पहला है व्यवसाय की प्रकृति। बच्चों, व्यवसाय की प्रकृति से आशय व्यवसाय किन प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करती है, निर्माण करती है, इसी से है। अर्थात अगर फर्म ऐसी वस्तुओं का निर्माण अथवा विक्रय करती है जिनकी मांग नियमित है और स्थिर है, तो निश्चित रूप से ऐसी वस्तुओं की मांग नियमित और स्थिर होने के कारण यह सदैव लाभ की ओर अग्रसर करती हैं फर्म को, और परिणाम स्वरूप ऐसे फर्म का, ऐसे व्यवसाय का जो ख्याति होता है वह अन्य व्यवसाय की तुलना में अधिक होता है। तो बच्चों, व्यवसाय की प्रकृति जो है वह व्यवसाय की ख्याति को प्रभावित करती है। ठीक। आइए दूसरे नंबर पॉइंट को देखें, व्यवसाय की स्थिति, लोकेशन ऑफ बिजनेस। बच्चों, व्यवसाय की स्थिति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है व्यवसाय की ख्याति पर, व्यवसाय के लाभ पर। अर्थात व्यवसाय का लोकेशन, व्यवसाय की अवस्थापना ऐसी जगह होना चाहिए जहां ग्राहकों के आने जाने का तांता लगा हो, अर्थात ग्राहक वहां बहुतायत मात्रा में आते जाते हों। अगर ऐसी जगह व्यवसाय है तो निश्चित रूप से उस व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी, उसका लाभ अधिक होगा। या ऐसी जगह व्यवसाय हो जहां ग्राहकों को आने में पूर्ण सुविधा मिलती हो, बड़े आराम से वो आ सकते हों और अपनी खरीदारी कर सकते हों, तो ऐसे स्थिति का लाभ जो है व्यवसाय को अवश्य प्राप्त होता है और उसकी ख्याति में वृद्धि होती है। बच्चों, तीसरी बात, कुशल प्रबंध। किसी भी व्यवसाय का प्रबंध अगर बहुत ही कुशलतापूर्वक होता है तो निश्चित रूप से उस व्यवसाय की समृद्धि में कोई लेकिन नहीं लगेगा। अर्थात वह व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी और उसका लाभ अधिक होगा और परिणाम स्वरूप उसका ख्याति भी अधिक होगा। गुणवत्ता युक्त माल और उचित दाम। बच्चों, किसी भी व्यवसाय को लोकप्रिय बनाने में यह जो है बहुत अधिक योगदान करती है कि वह व्यवसाय जिस माल को बेचती है अथवा निर्माण करती है उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और उसका जो दाम है, उसका जो मूल्य है वह उचित है। अगर वह उचित दाम में अच्छा सामान बेचती है तो निश्चित रूप से यह उसके लाभ में वृद्धि करेगा और उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा, फलस्वरूप उसकी ख्याति बढ़ जाएगी। पांचवी बात, व्यवहार कुशलता। बच्चों, आप जानते हैं कि अपने व्यवहार कुशलता के ही कारण एक व्यवसायी एक गंजे व्यक्ति को भी एक कंघा बेच सकता है, सिर्फ अपनी व्यवहार कुशलता के कारण, अपनी वाक्पटुता के कारण। तो व्यवसाय में व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान होता है, भूमिका होती है। मधुरभाषी होना चाहिए व्यवसायी को, विनम्र स्वभाव होना चाहिए, ग्राहकों की आवश्यकता को महसूस कर लेना चाहिए और इन सब बातों को करते हुए हमें ग्राहकों से खरीद बिक्री का व्यवहार करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार का व्यवसाय पाते हैं जिसमें व्यवसायी बहुत ही व्यवहार कुशल है तो निश्चित रूप से उसे
उसके पास ग्राहकों की संख्या अधिक होती है और परिणाम स्वरूप लाभ भी अधिक होता है, जिससे उसकी ख्याति में भी वृद्धि होती है। छठी पॉइंट है बच्चों, विज्ञापन। बच्चों, आपको पता होगा कि जिन व्यवसायों के विज्ञापन हम देखते हैं, हमारे मन में उनके प्रति जो छवि बनती है वह एक अच्छे व्यवसाय की बनती है। कहने का आशय है कि विज्ञापन किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा को अनायास ही बढ़ा देते हैं। तो किसी व्यवसाय की ख्याति को बढ़ाने में विज्ञापन का भी बहुत अधिक योगदान होता है। सातवें पॉइंट एकाधिकार और अन्य अधिकार से है बच्चों। एकाधिकार और अन्य अधिकार का क्या मतलब है? यहाँ कभी कभी कुछ वस्तुओं का बेचने अथवा निर्माण करने का अधिकार एक ही संस्था के पास होता है बच्चों। तो यह मजबूरी है ग्राहकों की कि वह उस वस्तु के लिए उसी संस्था के पास जाएं, और ऐसी संस्था चूँकि एक छत्र उसका राज रहता है, वह अकेले उस वस्तु का निर्माण अथवा बिक्री करती है, तो निश्चित रूप से उसके लाभ में भी वृद्धि होती है और पेटेंट, कॉपीराइट जैसे अधिकार उनके पास रहते हैं। इसके कारण उनकी ख्याति भी बढ़ जाती है। आठवें पॉइंट है बच्चों, ग्राहकों को सुविधाएं। हम सभी जानते हैं कि जिस दुकान के पास अधिक सुविधाएं मिलती हैं, हम वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। जैसे कोई बड़ी दुकान है, मॉल है, वहाँ पर एसी आदि लगी हुई रहती है और हम वहाँ जाकर के खरीदारी करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर दुकान में ग्राहकों के लिए कुछ सुविधाएं दी गई हैं, तो निश्चित रूप से ग्राहक उन व्यवसाय में, उन दुकानों पर जाकर के अपनी खरीदारी करना पसंद करता है, जिससे व्यवसाय को लाभ होता है और उसकी ख्याति में भी वृद्धि होती है। नौवीं बात, कर्मचारियों की संतुष्टि। बच्चों, जिस संस्था के कर्मचारी अपने वेतन, अपने संस्था की नीतियों से बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं, वह अपने ग्राहकों से या समाज में अन्य लोगों से उस व्यवसाय की, उस संस्था की विशेषता के बारे में अच्छा बोलते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि हमारी संस्था बहुत अच्छी है, जिससे उनके संस्था की या उस संस्था की जो प्रतिष्ठा है वह बढ़ती है। इससे उसकी ख्याति में भी वृद्धि होती है। 10वां बात है बच्चों, पिछले वर्षों के व्यावसायिक परिणाम। पिछले वर्षों में संस्था ने कैसे रिजल्ट दिए हैं, अर्थात उनके लाभ अथवा हानि का क्या प्रवृत्ति है, यह भी व्यवसाय की ख्याति को प्रभावित करती है। अगर व्यवसाय पिछले वर्षों में बढ़ते ही आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से संस्था की ख्याति भी बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों। 11वीं बात हम बता रहे हैं, सरकारी नीति। बच्चों, सरकार की नीतियों का व्यवसाय पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार की नीतियां व्यवसाय के अनुकूल होती हैं, व्यवसाय की नीतियों के अनुकूल होती हैं, तो निश्चित रूप से व्यवसाय सुचारूबद्ध तरीके से चलता रहता है और ऐसा व्यवसाय अच्छे लाभ देता है। फलस्वरूप इसके ख्याति में भी वृद्धि होती है। 12वां और अंतिम पॉइंट हमने लिखा है, देश में शांति। बच्चों, शांति का माहौल हो तो निश्चित रूप से व्यवसाय बड़े ही सुचारूबद्ध तरीके से चलता रहता है और व्यवसाय तरक्की करता है। ठीक है, तो जिस व्यवसाय में तरक्की होती है उस व्यवसाय का लाभ भी बढ़ता है और परिणाम स्वरूप उसके ख्याति प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों, ये रहे 12 पॉइंट ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व। बच्चों, अब हम ख्याति की प्रकृति के बारे में आपको बताएंगे कि ख्याति का स्वभाव कैसा है। यह बताना बहुत कठिन है बच्चों, क्योंकि ख्याति को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। फिर भी हम कुछ बताने की कोशिश करते हैं। आइए देखें। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। कैसे है बच्चों? देखिए, जो चीज़ें हमें लाभ कमाने में मदद करती हैं और स्थायी रूप से मदद करती हैं,
सालों साल मदद करती हैं, उसे हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गुडविल है यह हमें अधिक लाभार्जन करने में मदद ही तो करती है। तो इस कारण से मैं इसे कह सकता हूँ, आप इसे कह सकते हैं कि यह एक स्थायी संपत्ति है। ठीक है, आइए दूसरी बात, यह एक अमूर्त संपत्ति है। आपने इसकी परिभाषा को पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि इसे न तो देखा जा सकता है न ही छुआ जा सकता है, अर्थात यह अमूर्त है, इसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, तो अमूर्त संपत्ति है। तीसरी बात, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। कहने का आशय है यह अन्य संपत्तियों की भांति इसकी खरीद बिक्री भी होती है। ठीक है, बस फर्क यही है कि अन्य संपत्तियों को स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है, जबकि ख्याति को किसी व्यवसाय के साथ ही बेचा जा सकता है अथवा खरीदा जा सकता है। ख्याति को अकेले नहीं बेचा जा सकता अथवा केवल ख्याति नहीं खरीदी जा सकती, यह ध्यान देने योग्य बात है, लेकिन इसे बेचा या खरीदा जरूर जाता है। ठीक है, तो यह बिक्री योग्य संपत्ति होगी बच्चों। चौथी बात, ख्याति ह्रास योग्य संपत्ति नहीं है। ऊपर हमने बताया कि ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, तो आपके दिमाग में यह बात आई होगी कि स्थायी संपत्तियों पर तो ह्रास भी लगता है, लेकिन यह कुछ अलग है। ख्याति में हम ह्रास नहीं लगा सकते। क्यों बच्चों? जैसे जैसे ख्याति जो है पुरानी होती है, वैसे वैसे उसका मूल्य बढ़ता है बच्चों। तो जिन चीज़ों का मूल्य बढ़ता है वहाँ ह्रास की बात हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ख्याति में ह्रास नहीं लगता है। बच्चों, अब हम ख्याति के प्रकार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ख्याति, देखिए कुछ लोगों ने अपना मत दिया कि ख्याति जो है इस तरीके से बिल्ली, चूहे और कुत्ते के स्वभाव की होती है। ठीक है, और कुछ विद्वानों ने इस तरीके से बताया लेखांकन के आधार पर। तो सारी बातों को समायोजित करते हुए मैं आपको ख्याति के प्रकार के बारे में ये बता रहा हूँ कि ख्याति को हमने दो आधार पर लिया है, हस्तांतरण एवं स्वभाव के आधार पर। यहाँ पर तीन प्रकार की ख्याति हमने बताया, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। ठीक है बच्चों, आइए इन तीनों को हम चर्चा में रखें। बच्चों, बिल्ली का स्वभाव, हम सभी को पता है कि बिल्ली का स्वभाव शांत होता है। वह जिस स्थान को चुनती है उस स्थान को सदैव अपने संज्ञान में रखती है। वह स्थान जल्दी नहीं बदलती है। घर का मालिक भले बदलता रहे, लेकिन वह जिस स्थान को अपना घर चुनती है वह सदैव उसी में निवास करती है। तो ऐसी अगर ख्याति है कि व्यवसाय का मालिक भले ही बदलता रहे और उसके यहाँ ग्राहक पहले की तरह ही आते रहें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस व्यवसाय की जो ख्याति है वह बिल्ली के स्वभाव से मेल खाती है। अर्थात ग्राहकों के आने जाने का जो क्रम है वह व्यवसाय के मालिक के बदल जाने से प्रभावित नहीं है। तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कही जाएगी और ऐसी ख्याति का मूल्य प्रायः अधिक होता है और ऐसा व्यवसाय अच्छा माना जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। बच्चों, हम लोग कुत्ते के स्वभाव से चिर परिचित हैं कि कुत्ता बहुत ही स्वामी भक्त होता है, वफादार होता है। जहाँ जहाँ मालिक जाता है कुत्ता उसके पीछे चला जाता है। यदि व्यवसाय का स्वभाव ऐसा है कि मालिक के बदल जाने पर ग्राहकों के आने का क्रम भी कम हो जाता है, ग्राहक में कमी आती है, तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि ग्राहक के आने का जो क्रम था वह मालिक के व्यवहार से था। जो ही मालिक वहाँ से निकल गया तो ग्राहकों की संख्या भी कम हो जाती है। तो बच्चों, ऐसा व्यवसाय जिसमें मालिक का प्रभुत्व होता है, मालिक के रहने से वह व्यवसाय खूब चलता है और फलता फूलता है, तो ऐसे व्यवसाय की जो ख्याति होती है वह कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कही जाती है और प्रायः ऐसी ख्याति का मूल्य बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति से
कम माना जाता है, या ऐसा व्यवसाय उससे कम ख्याति वाला माना जाएगा। ठीक है। तीसरा है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। हम सभी जानते हैं चूहे में कोई स्थिरता नहीं रहती है, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी इस खेत में, कभी उस खेत में। तो अगर इस प्रकार का स्वभाव है व्यवसाय में कि कभी ग्राहक की संख्या बढ़ती है, कभी नहीं बढ़ती है, कभी मतलब कोई ट्रेंड उसका नहीं दिखता है, तो प्रायः ऐसे व्यवसाय में ख्याति का मूल्य शून्य ही रहता है या बहुत कम रहता है, या कह सकते हैं कि ऐसे व्यवसाय की ख्याति कम होती है बच्चों। ठीक है। तो हमारा ये हस्तांतरण एवं स्वभाव के आधार पर ये 3 प्रकार की ख्याति है। कहने का आशय यह है बच्चों कि बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति अगर है तो ऐसी ख्याति को खरीदा जाता है, बेचा जा सकता है। ठीक है, बिजनेस के साथ। बाकी का तो बेचने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ख्याति अलग से बिकती भी नहीं है बच्चों। आइए अब दूसरे आधार को देखें, लेखांकन के आधार पर। बच्चों ख्याति का लेखांकन में बहुत महत्व है, इसलिए लेखांकन के आधार पर ख्याति कितने प्रकार की होती है यह जान लेना हमें बहुत जरूरी है। पहला हमने बताया आपको क्रय की गई ख्याति, खरीदी गई ख्याति, अर्थात ख्याति को हमने खरीदा है, मूल्य भुगतान किया है, तब हम इसे कहेंगे परचेज्ड गुडविल या क्रय की गई ख्याति। लेखांकन में इसी प्रकार की ख्याति का लेखा होता है, इसलिए यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखांकन प्रमाप 10 के अनुच्छेद 16 में यही बात बताई गई है, तथा लेखांकन प्रमाप 26 में भी यही बात बताई गई है कि ख्याति का लेखांकन हम तब तक नहीं कर सकते बच्चों जब तक कि उसे खरीदा न गया हो, अर्थात ख्याति के लिए मूल्य भुगतान न किया गया हो। ठीक है, तो यह क्रय की गई ख्याति एक प्रकार हुआ। दूसरा है स्वतः अर्जित ख्याति। बच्चों एक लंबे अवधि के बाद किसी संस्था की ख्याति में कुछ वृद्धि होती है तो संस्था कह सकती है कि भाई हमारी बहुत प्रतिष्ठा है, हमारे संस्था की बहुत ही ख्याति है। ठीक, लेकिन इसके मूल्य को हम पुस्तकों में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि यह स्व अर्जित ख्याति होती है और इसके लिए हमारा लेखांकन प्रमाप मना करता है। लेखांकन प्रमाप 26 और लेखांकन प्रमाप 10 के अनुच्छेद 16 में यह बात वर्णित है कि स्वतः अर्जित ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए साझेदार अपने पूंजियों में समायोजन करके उसका हम लेखा कर सकते हैं, लेकिन गुडविल अकाउंट को खोलना संभव नहीं है इस प्रकार की ख्याति के लिए। ठीक है बच्चों, गुडविल अकाउंट हम तभी खोल सकते हैं जब यह खरीदी गई हो, क्रय की गई हो। तो बच्चों लेखांकन के आधार पर हमने आपको 2 प्रकार यहाँ बताया, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया है। बच्चों गुडविल पर इतना कुछ चर्चा करने के बाद अब हम लोग यह विचार करेंगे कि आखिर गुडविल कब मूल्यांकित की जाती है। गुडविल का मूल्य जानने की आवश्यकता किन दशाओं में पड़ती है बच्चों। तो हमने यहाँ पर कुछ दशाएं वर्णित करी हुई हैं, और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि हम ये सारी दशाएं सिर्फ साझेदारी व्यवसाय के संबंध में बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, गुडविल तो किसी कंपनी की भी होती है, किसी सोसाइटी की भी होती है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ साझेदारी व्यवसाय, साझेदारी फर्म की गुडविल की चर्चा कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में बात करेंगे। पहला जो दशा है बच्चों, नए साझेदार के प्रवेश पर। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है एक नए सदस्य के रूप में, तो पुराने साझेदार उससे गुडविल के रूप में अपने पूर्व में किए गए मेहनत का एक प्रतिफल मांगते हैं। तो उस समय आवश्यकता पड़ती है कि फर्म की गुडविल क्या है, तो फर्म की गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है बच्चों। तो एक पहली दशा हो गई कि नया साझेदार जब प्रवेश करेगा तब गुडविल के मूल्यांकन की जरूरत आएगी। ठीक है। दूसरी परिस्थिति बच्चों, साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर। जैसे कोई साझेदार है, वो किसी भी कारण से अब वह फर्म में नहीं रहना चाहता है, फर्म से वह विदा होना चाहता है, ठीक, अथवा उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो अब तक उसने जितना काम किया है
जितना मेहनत किया है, जितना संस्था की ख्याति में योगदान किया है, उसे उसका मूल्य, उसे उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। तो उस परिस्थिति में भी, अर्थात अवकाश ग्रहण और मृत्यु वाली परिस्थिति में भी साझेदार की गुडविल का मूल्यांकन, साझेदारी व्यवसाय के गुडविल का मूल्यांकन करके उसमें उस साझेदार के हिस्से के बराबर उसे दिया जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी परिस्थिति है बच्चों, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। ये क्या है, फिर से समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए कि 3 साझेदार हैं, X, Y और Z, और पहले से वह लोग जो है 2 संबंधे 1 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतना बात समझ में आ गई। लेकिन अब आगे नए वर्ष से उन्होंने आपस में एक सहमति बनाई है कि अब हम लोग बराबर लाभ हानि को बांटेंगे। अनुपात उनका चेंज हो रहा है। तो इस दशा में भी जब अनुपात चेंज होगा तो निश्चित रूप से किसी साझेदार का पुराने की अपेक्षा कुछ कम होगा और किसी के साझेदार का पुराने की अपेक्षा बढ़ेगा हिस्सा जो है। क्योंकि अब पुराना हिस्सा और नए हिस्सा में जब हम तुलना करेंगे तो पता चलेगा हमें कि कोई साझेदार प्राप्ति हो रहा है उसे ज़्यादा, किसी साझेदार को पहले से कम मिल रहा है। तो इसकी पूर्ति कैसे हो, गुडविल में इसका प्रभाव पड़ता है और इस कारण भी गुडविल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो गुडविल यहाँ मूल्यांकन करना पड़ेगा। चौथा, व्यवसाय की बिक्री पर। यह बात तो बहुत पहले भी हो चुकी है कि गुडविल को व्यवसाय को बेचते और खरीदते समय ही बेचा खरीदा जा सकता है। तो निश्चित रूप से अगर हम किसी व्यवसाय को बेच रहे हैं तो निश्चित रूप से गुडविल को, अगर कुछ गुडविल है उसका भी मूल्य हम लेना चाहते हैं तो गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। पांचवा और अंतिम, फर्मों के एकीकरण पर। बच्चों, एकीकरण का मतलब आपको मैं बता दूं, 2 या 2 से अधिक व्यावसायिक फर्म जब मिल करके एक नया फर्म बन जाती है तो हम उसे कहते हैं फर्मों का एकीकरण। मान लीजिए पहले से X और Y नाम के 2 साझेदार एक फर्म में हैं और दूसरा A और B है। अब ये दोनों फर्म मिल करके A to Z नाम के फर्म से, दुकान से अपनी व्यवसाय को चलाना चाहते हैं। अर्थात X एंड Y कंपनी और A एंड B कंपनी दोनों आपस में मिल जा रहे हैं और एक नया व्यवसाय का नाम दे रहे हैं A to Z कंपनी। तो यह दोनों फर्मों का एकीकरण कहलाएगा और जब एकीकरण होगा तो दोनों फर्म जो है अपने अपने गुडविल के मूल्यांकन करेंगी ताकि हिसाब किताब सही बैठाया जा सके। तो ये 5 अवस्थाएं हैं बच्चों, 5 दशाएं हैं जब हमें गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद है गुडविल से जुड़ी हुई जितनी भी सैद्धांतिक बातें थीं वो हमने बता दी हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।